फ़ोन करते करते नयनतारा परेशान थी, लेकिन कनिका जी फ़ोन नहीं उठा रही थीं। शाम के 7 बजने वाले थे और मौसम के तेवर भी बहुत ख़तरनाक होने लगे थे। आज से पहले कभी वो एक शहर से दूसरे शहर अकेली नहीं आई थी, लेकिन इस बार मामला उसकी पढ़ाई का था, तो उसे आना पड़ा। लेकिन अकेले तो फिर भी नहीं आई थी, वो अपनी एक दोस्त के साथ आई थी। लेकिन वापसी पर उसकी दोस्त का प्लान बदल गया था और वो वहीं चंडीगढ़ में अपने एक रिलेटिव के घर चली गई थी और नयनतारा से कह गई कि बस पकड़कर तुम वापस चली जाना। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इतनी डरपोक और मासूम सी लड़की है कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक अकेली नहीं गई थी। एक शहर से दूसरे शहर अकेले कैसे आती? वो कुछ बोलने के लिए होंठ खोलती उससे पहले ही उसकी दोस्त चली गई थी और अब वो इस चंडीगढ़ शहर में अकेली थी। उसका कॉलेज फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और उसे एप्लीकेशन देने के लिए चंडीगढ़ आना पड़ा था। यहाँ काम करवाते करवाते उसके पूरे 4 घंटे लग चुके थे और अब तो 7 भी बजने वाले थे। वापसी के लिए उसे कोई बस नहीं मिल रही थी और वो बार बार कनिका जी के मोबाइल पर कॉल कर रही थी, लेकिन कनिका जी फ़ोन नहीं उठा रही थीं। अब तो उसका मन रोने का करने लगा था। ऊपर से बादलों की गड़गड़ाहट उसका दिल और भी दहला रही थी। और फिर उसने कांपते हाथों से अनुज का नंबर डायल किया था। एक अनजान नंबर देखकर हेलो करते उसने कान से फ़ोन लगाया था। उसने नयनतारा का नंबर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया था। शायद ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी। वो अभी 6 महीने पहले ही तो लंदन से हिंदुस्तान आया था। इस लड़की का नंबर सेव करना तो दूर की बात, उसने नयनतारा को गौर से भी नहीं देखा था। लेकिन नयनतारा ने पता नहीं कैसे उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था और अब मजबूरी में उसे फ़ोन कर रही थी। हेलो, कौन? मैं नयनतारा बोल रही हूँ। फ़ोन से उसकी मरी मरी सी आवाज़ आई थी। मैं यहाँ एप्लीकेशन देने चंडीगढ़ आई थी। हाँ तो घर पहुँच गई ना? उसने आसमान पर छाए बादलों की तरफ देखकर पूछा था। नहीं, घर नहीं पहुँची, अभी यहीं पर हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी बस में बैठना है। तुम पागल हो गई हो? इतना भी नहीं पता? सीधा अम्बाला के लिए बस पकड़नी है। मुझे नहीं पता, मुझे डर लग रहा है। अब तो वो रो देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वहीं रुको, आ रहा हूँ तुम्हें लेने। गुस्से से फ़ोन जेब में डाला और गाड़ी की तरफ बढ़ा था। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो चंडीगढ़ पहुंच चुका था। ये तो शुक्र था कि उस लड़की ने पहले फ़ोन कर दिया था। अगर वो घर पहुंच जाता उसके बाद फ़ोन आता, तब तो उसे लगभग 1.5-2 घंटे ड्राइव करनी पड़ती। उसका ऑफिस चंडीगढ़ और अंबाला के बीच में पड़ता था, इसलिए उसका समय बच गया था। एक घूरती हुई नज़र उसके कांपते वजूद पर डाली थी। चलो अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखती रहोगी क्या? वो जो अनुज के आने पर अंदर से सुकून महसूस कर रही थी, एकदम अनुज की गुस्से से भरी आवाज़ पर चौंक कर होश की दुनिया में आई थी और चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अभी वो लोग कुछ ही दूर चले थे कि मौसम के तेवर और भी ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो चुके थे। पहले मोटी मोटी बूंदें गिरीं और फिर तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। वो वो जितनी तेज गाड़ी चला सकता था चला रहा था कि टाइम से घर पहुंच जाए, लेकिन ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा था। तेज तूफानी बारिश में उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती जा रही थी। दोनों तरफ सुनसान जंगल था और बीच सड़क पर इकलौती उसकी गाड़ी थी। विंड स्क्रीन पर बरसती बारिश की वजह से सामने का मंजर धुंधला था और वो सख्त गुस्से में भरा बैठा था। क्या मुसीबत है? इतनी तेज बारिश हो रही है कि सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसने मुंह में गुस्से के मारे बड़बड़ाया था और रेस पर पांव रखकर गाड़ी की स्पीड और भी बढ़ा दी। तुम्हें क्या जरूरत थी आज जाने की? तुम्हें दिख नहीं रहा था कि बारिश का मौसम है? अनुज ने अपने बराबर में बैठी उस नाजुक सी लड़की पर अपना गुस्सा निकालते हुए बुरी तरह से चीखते चिल्लाते हुए कहा था, जबकि उसकी दहाड़ सुनकर नयनतारा बुरी तरह से सहम गई थी। आंखों में आंसू आ गए। अब बोलो, मुंह बंद करके क्यों बैठ गई हो? किसने कहा था तुम्हें इस मौसम में यहाँ आने के लिए? और जब आ ही गई थी तो जैसे आई थी वैसे ही घर आ जाती। वो सख्त तो गुस्से में झुंझलाया हुआ था। नयनतारा चुपचाप बैठी रही। अनुज अपना गुस्सा उस मासूम पर उतारता रहा। वो मुझे आंटी जी ने कहा था जाने के लिए, मैं उनसे पूछ कर ही गई थी। नयनतारा ने अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा था। अनुज राणा ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। अब रोने मत बैठ जाना, तुम्हें तो आदत है छोटी छोटी बातों पर रोने की। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने नयनतारा को बुरी तरह डांटा। नयनतारा ने मुश्किल से अपनी पलकें झपककर अपने आंसुओं को अंदर उतारा था। उसे तो इस रवैये की बचपन से ही आदत थी, मगर जाने क्यों इस इंसान की बातें उसके दिल पर लगती थीं। अनुज राणा की गाड़ी एक झटके से रुकी तो नयनतारा का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा था।
अचानक अनुज उसके सर के आगे अपना हाथ नहीं रखता तो उसका सर बुरी तरह से टकरा जाता। ध्यान से बैठा करो, पता नहीं हर वक्त तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। अनुज ने नयनतारा पर और भी गुस्सा निकालते हुए कहा था, क्योंकि गाड़ी किसी पत्थर से टकराकर रुक गई थी। अनुज ने गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारा। उसे दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी चलने से इनकार कर चुकी थी। अब ये चल क्यों नहीं रही? क्या मुसीबत है यार, एक के बाद एक मुसीबत आती ही जा रही हैं। अनुज राणा ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ गुस्से से बड़बड़ाकर कहा था। नयनतारा खामोश बैठी रही। अनुज राणा थक हार कर गाड़ी से नीचे उतरा था। बारिश ने पल भर में ही उसे पूरा भिगो दिया था। उसने जाकर गाड़ी का बोनट खोला, मगर उसे कोई भी वजह समझ नहीं आई थी कि गाड़ी में आखिर कमी क्या हुई। और वो इस कदर सुनसान जगह पर खड़े थे जहां दूर दूर तक किसी मैकेनिक का होना नामुमकिन बात थी। नयनतारा गाड़ी में बैठी खामोशी से उसे देख रही थी। अनुज राणा के गीले बाल उसके माथे पर फैल रहे थे। उसने अपने बालों में हाथ फेरकर बालों को माथे से हटाया था। इन मुसीबत के पलों में भी उसे अनुज राणा बहुत प्यारा लगा था, एकदम दिल के करीब। नयनतारा के होठों पर धीमी सी मुस्कान फैली थी। उसी वक्त अनुज ने बोनट बंद करके नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था, तो नयनतारा के होठों पर फैली मुस्कुराहट खुद ब खुद सिमट गई थी। वो वापस गाड़ी में आकर बैठा। उसके माथे से पानी टपक रहा था। सफ़ेद शर्ट उसके जिस्म से चिपक गई थी। नयनतारा ने जल्दी से उससे नजरें चुराई थीं। गाड़ी खराब हो गई है, मुझे मैकेनिक को लाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं कहीं से मैकेनिक को लेकर आता हूँ। अनुज राणा ने नयनतारा की तरफ देखते हुए कहा था, जबकि अनुज की बात सुनकर नयनतारा के जिस्म से जान निकली थी। उसने बेयकीन नज़रों से अनुज की तरफ देखा। आप मुझे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे इतने अंधेरे रास्ते में? उसने दहशत से चारों तरफ देखते हुए कहा था। अनुज ने अफसोस से सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा। गाड़ी को अंदर से लॉक करके बैठना, कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा? अनुज ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा था। नहीं, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, नयनतारा ने जिद्दी अंदाज में कहा, जबकि अनुज ने बर्दाश्त करते हुए अपनी मुट्ठियाँ भींची थीं। देखो नयनतारा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, बारिश बहुत ठंडी है, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। अनुज ने अपने अंदाज को नरम रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं यहाँ इतने अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी, नयनतारा ने हिम्मत करते हुए जिद्दी अंदाज में कहा। उसकी जिद को देखते हुए अनुज को और भी गुस्सा आया। उसका मन किया इस लड़की को एक थप्पड़ रख दे और इसे गाड़ी में बंद करके चला जाए, लेकिन उसके बहते आंसू और उसका डर से कांपता वजूद देखकर उसने गहरी सांस ली। ठीक है चलो, अभी ठंडी बारिश में जाओगी तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे, अनुज ने चिढ़ते हुए कहा था। साथ ही वो गाड़ी से नीचे उतरा। नयनतारा भी जल्दी से उसके पीछे ही गाड़ी से उतरी थी। उसे डर था कि कहीं वो सच में उसे गाड़ी में लॉक करके उसे अकेला छोड़कर न चला जाए। मगर बाहर निकलते ही ठंडी बारिश उसके बदन से टकराई तो उसे एकदम ही ठंडक का एहसास हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो इस वक्त ठंड से कांपने लगती तो यकीनन अनुज उसे गाड़ी में वापस बंद कर देता और उसके चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाता। इसलिए ठंड को बर्दाश्त करते हुए वो पूरी हिम्मत से उसके पीछे कदम कदम चलने लगी। अचानक ही नयनतारा के पैरों से कुछ टकराया था और उसके गले से एक चीख निकली थी। चिल्लाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज ने पलटकर खूंखार नज़रों से नयनतारा को घूरा था। नयनतारा उसकी लाल नज़रें देखकर डर से सर झुका गई, मगर ज़्यादा देर वो चुप न रह सकी। अनुज राणा अपने सामने आते पेड़ की झाड़ियों को अपने सामने से हटाता हुआ आगे जा रहा था। उसके पीछे चलती नयनतारा ज़्यादा देर चुप न रह सकी। मैंने सुना है इस जंगल में शेर के अलावा भूत प्रेत भी होते हैं, वो अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो हमें जान से मार देंगे, नयनतारा ने डर से कांपते हुए अंदाज में कहा था। साथ ही अपनी बात कहने के बाद वो रोने भी लगी थी, क्योंकि आसपास का माहौल बहुत ही खतरनाक और डरावना था। एक तो बारिश की खतरनाक आवाज़, ऊपर से अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें उसे डरने पर मजबूर कर रही थीं, जबकि अनुज राणा जब से अपनी आंखें बंद कर गया। एक तो इस लड़की की वजह से जंगल में फंसा था, ऊपर से ये लड़की उसे परेशान भी कर रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को यहीं छोड़कर चला जाए। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद, अनुज राणा गुस्से में कहते हुए पीछे मुड़ा था, मगर सामने खड़ी नयनतारा का डर से पीला पड़ता चेहरा गौर से देखते ही उसका दिल अचानक से धड़क उठा था। नयनतारा बारिश में पूरी भीग चुकी थी। उसके गीले बालों की मोटी मोटी लटें उसके चेहरे से चिपक गई थीं।
ठंड से उसके होंठ लाल पड़ रहे थे। वो शायद ठंड से कांप रही थी, लेकिन जाहिर करने की कोशिश नहीं कर रही थी। और ना ही उसने एक बार भी कहा था कि उसे ठंड लग रही है, लेकिन अब उसकी हालत से अनुज ने बखूबी पहचान लिया था कि उसे ठंड लग रही है। बचपन से आज तक वो अपनी माँ की वजह से इस लड़की से चिढ़ता हुआ आ रहा था, मगर उसने कभी उस नाजुक सी लड़की को गौर से नहीं देखा था। वो आज तन्हाई और वीराने में उसे गौर से देख रहा था। नयनतारा उसकी नज़रों से कन्फ्यूज हुई थी। नयनतारा ने उसकी नज़रों से घबराकर आसपास देखा तो अनुज ने भी अपनी इस हरकत पर खुद को डांटा था और होश में आया। वो और गुस्से से मुट्ठियां भींच गया। अगर मेरे साथ चलना है तो खामोशी से चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फिर शेर और भूत प्रेत तुम्हें जान से मार देंगे, और सच में मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होगा, अनुज ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा था। नयनतारा की आंखें हैरत से फैली थीं और अगले ही पल उसकी आंखों में हैरत की जगह डर ने ले ली। नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए। नयनतारा डरकर बुरी तरह से अपनी जगह से उछली थी और उसने अचानक ही अनुज का बाजू थाम लिया। एक बार फिर से अनुज के दिल की धड़कनें अपनी जगह को मिस करने लगी थीं। नयनतारा, उसने डांटने वाले अंदाज में उसे पुकारा था। अच्छा अच्छा, मैं वादा करती हूँ अब मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मैं चुप रहूँगी। प्लीज़ आप मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइएगा, नयनतारा ने रोते हुए शब्दों में कहा था। वो किसी भी पल रोने को बेताब थी, लेकिन सामने खड़े उस पत्थर दिल और खड़ूस इंसान की वजह से रो भी नहीं सकती थी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा, प्लीज़ अब खामोशी से मेरे पीछे चलो, अनुज ने उसके भीगे हुए वजूद से नजरें चुराते हुए इस बार कुछ शांत शब्दों में कहा था। अभी वो दोनों कुछ ही दूर गए थे जब अनुज को एक जगह कुछ रोशनी सी दिखाई दी। अनुज ने नयनतारा का हाथ थामा हुआ था और उसे लिए अपने साथ आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त वहाँ से दो लड़के निकलकर अनुज के सामने आए थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ से कुछ ही दूर पर है, प्लीज़ आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, अनुज ने उन दो लड़कों से सवाल किया था। मगर उन दोनों लड़कों की निगाहें तो नयनतारा के भीगे हुए वजूद पर टिकी हुई थीं। अनुज ने बहुत बर्दाश्त करते हुए उन दोनों लड़कों की नज़रों को देखा था और उसने गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने नयनतारा को गैर महसूस अंदाज में अपनी कमर के पीछे किया था। मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है? अनुज ने इस बार जरा सख्त अंदाज में सवाल किया था। तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे, पहले हमें इस हसीन चिड़िया का दीदार तो करने दो। उनमें से एक लड़के ने हवस भरी नज़रों से नयनतारा की तरफ देखते हुए गंदे अंदाज में कहा था। अपनी बकवास बंद रखो, अगर इस लड़की के बारे में कोई भी बकवास करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अनुज ने आपे से बाहर होते हुए कहा था। मगर वो लड़के भी बेहद बेशरम और ढीठ टाइप के थे। एक डील करते हैं, तुम इस लड़की को यहीं छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, वरना अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एक लड़के ने बड़े ही सख्त अंदाज में अनुज राणा को धमकी दी थी। अनुज राणा ने आईब्रो उचकाकर उस लड़के की हिम्मत को दाद दी थी। नयनतारा ने डरते हुए और सख्ती से अनुज के बाजू को दबोच लिया था और एकदम उससे लगकर खड़ी हो गई थी। वो उसे इतनी जोर से जकड़कर खड़ी थी जैसे कहीं वो उसे छोड़कर सच में चला न जाए। अगले ही पल अनुज का हाथ हवा में उठ गया और उसने उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रखा था। वो लड़का दूर जाकर गिरा। ये देखकर दूसरे लड़के ने अनुज पर हमला किया था, मगर अनुज ने एक लम्हे में ही उसे भी धूल चटा दी थी और अगले ही पल वो उन दोनों लड़कों को बुरी तरह मार रहा था, जबकि नयनतारा मुंह पर हाथ रखे हैरानी से ये मंजर देख रही थी। यहाँ तक कि अनुज उन दोनों को मार मार कर थक गया था। वो दोनों लड़के अब औंधे मुँह गिरे हुए थे। आइंदा के बाद किसी लड़की पर नज़र रखने की कोशिश की तो मेरी इस मार को याद रखना, अनुज ने ठोकर मारते हुए उन लड़कों को चैलेंज दिया था और नयनतारा को अपने साथ लिए आगे बढ़ा था। नयनतारा हैरानी से उसके साथ घसीटती हुई चली जा रही थी। कुछ दूर जाकर उसे एक मैकेनिक मिल गया था। बारिश का जोर भी कुछ कम हो गया था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी ठीक हो गई थी। उसने नयनतारा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था, लेकिन बैठने से पहले घूरकर नयनतारा को देखना नहीं भूला था, जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। डर से या फिर सर्दी से अनुज समझ न सका। बस उसने सर झटकते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई थी। अपनी माँ कनिका जी को अनुज ने रास्ते में ही फ़ोन करके बता दिया था कि वो नयनतारा को लेकर घर आ रहा है। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी। कनिका जी ने गुस्से से अंदर दाखिल
होती हुई नयनतारा की तरफ देखकर चीखते हुए कहा था। उसके पीछे ही अनुज भी भीगा हुआ अंदर दाखिल हुआ था। कनिका जी अपने लाडले बेटे को यूं भीगा देखकर फौरन ही तड़प कर अपनी जगह से उठी थी। अरे अनुज बेटा, इतना कैसे भीग गए? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कनिका जी ने परेशानी से उसके लाल पड़ते चेहरे की तरफ देखकर कहा था, जबकि नयनतारा के दिल को कुछ हुआ था। वो भी तो पूरी तरह भीगी हुई थी, मगर उसे अपनी औकात पता थी। वो भला इन लोगों की लगती ही क्या थी जो वो उसकी परवाह करते। जिसकी परवाह करनी चाहिए थी वो उसकी परवाह कर रही थी। लेकिन इंसानियत के नाते ही सही, अगर वो उससे थोड़ी सी हमदर्दी दिखा देती तो शायद नयनतारा के दिल को सुकून मिल जाता। जबकि अनुज ने एक निगाह नयनतारा की तरफ डाली थी, जो एकदम खामोश खड़ी अपने होंठ कुचल रही थी। कनिका जी अनुज को अपने साथ लिए जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी थी और उसे सोफे पर बिठाया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ, जाकर जल्दी से तौलिया लेकर आओ। कनिका जी ने कड़े अंदाज में गुमसुम खड़ी नयनतारा से कहा था, जबकि वो फौरन ही होश की दुनिया में वापस आई थी और फौरन जाकर तौलिया ले आई और उसे जल्दी से कनिका जी के हवाले कर दिया। कनिका जी ने उस पर एक सख्त निगाह डालते हुए तौलिया लिया था और बेहद लाड प्यार से अपने बेटे के गीले बाल साफ कर रही थी, जबकि नयनतारा की आंखों में आंसू आए थे। उसने हमेशा ही कनिका जी को अपनी माँ की जगह देखने की कोशिश की थी, मगर कनिका जी उसे कभी भी अपने बेटी के रूप में देख नहीं पाई थी। नयनतारा उनके लिए एक बोझ के सिवा और कुछ भी नहीं थी। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक नयनतारा से सिर्फ और सिर्फ नफरत ही की थी। वो नयनतारा को किसी भी सूरत अपने घर में बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी, मगर नयनतारा के उनके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप का एक हादसे में देहांत हो गया था और अब वो पूरी तौर पर कनिका जी के हवाले थी। उसके माँ बाप के एक्सीडेंट करने के पीछे भी कनिका जी के पति ही थे। जब नयनतारा उस वक्त सिर्फ 5 साल की थी, अपने मम्मी पापा के साथ अपने बर्थडे की शॉपिंग पर जा रही थी कि सामने से आती तेज गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराई थी और वो लहराती हुई नीचे खाई में जाकर गिरी थी। एक शोर सा था जो एकदम से बुलंद हुआ था। गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि कनिका जी के पति कमलेश राणा थे। उस वक्त उन्होंने शराब पी रखी थी और नशे में गाड़ी चला रहे थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। उनकी जरा सी गलती से एक हंसता बसता परिवार उजड़ गया था। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था, उनका सारा नशा हवा हो गया था। एक पल को उनके मन में आया कि वो यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि आसपास ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थीं। ये एक पहाड़ी इलाका था, लेकिन पता नहीं क्यों उनके अंदर इंसानियत ने सर उठाया था। उन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत रोक ली और नीचे खाई में उतर कर देखा। एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। आगे बैठे दोनों लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे और अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। उन्हें तो लगा था कि अगर वो लोग जिंदा होंगे तो वो उन्हें अस्पताल पहुँचा देंगे, शायद उनकी जिंदगियाँ बच जाएं। लेकिन दोनों लोगों को मरा हुआ देखकर कमलेश राणा ने वहाँ से जाना ही ठीक समझा था। लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी थी और उनके कदम रुक गए थे। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। गाड़ी में उन 2 पति पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? और थोड़ी ही दूर पर देखा कि एक सूखे घास के ढेर पर एक 5 साल की मासूम बच्ची बैठी रो रही थी। शायद जोर लगने से खिड़की खुल गई थी और खिड़की खुलने की वजह से वो उछलकर उस ढेर पर जाकर गिरी थी। इसे भगवान का चमत्कार ही कह सकते हैं कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उस बच्ची को बिल्कुल चोटें नहीं आई थीं। बस हल्की फुल्की सी खरोंचें थीं जो उसके चेहरे और हाथों पर लगी हुई थीं। कमलेश राणा अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सके और उस बच्ची के पास पहुंच गए और उसे अपनी गोद में भर लिया और उसका सर सहलाते हुए उसे तसल्ली देने लगे थे। उनकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। पहले उन्हें इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन उस बच्ची का रोना देखकर उनके चेहरे की और उसके चेहरे की मासूमियत देखकर अब उन्हें अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। उनकी वजह से उस मासूम बच्ची के माँ बाप का साया उसके सर से उठ गया था। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल की थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस आई, दोनों की बॉडी को वहां से ले जाया गया। कमलेश जी ने अपनी गलती स्वीकार की थी कि उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन वो पैसे वाले लोग थे। उन्होंने वकील किया और फिर कुछ ही महीनों की सजा के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जितने दिनों वो जेल में रहे, उन्होंने उस बच्ची को अपने घर भिजवा दिया था। पुलिस वाले पहले उस बच्ची को देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उस बच्ची के घर वालों का पता निकाला
तो उन लोगों को पता चला कि इस बच्ची का अपने माँ बाप के सिवा कोई भी नहीं था। वो लोग पिछले 7 साल से किराए के फ्लैट में रह रहे थे और आसपास के लोगों ने यही बताया कि इन लोगों के घर उन्होंने आज तक कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। उन लोगों के मोबाइल में भी कोई ऐसा नंबर नहीं मिला जो उनका अपना सगे रिश्तेदार होता। कुछ लोगों के जरिए पता चला था कि इन लोगों ने लव मैरिज की थी और ये लोग यहाँ आकर रहने लगे थे। और तब पुलिस ने ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया था और उस बच्ची की कस्टडी कमलेश राणा को दे दी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर ने कमलेश जी से कहा था कि अगर कल को इस बच्ची के अपने सामने आते हैं तो आपको इस बच्ची को इसके घर वालों के हवाले करना पड़ेगा। और कमलेश राणा ने मंजूरी दे दी थी। कमलेश राणा ने उस बच्ची को अपने घर भेज दिया था, जिसे देखकर कनिका जी गुस्से के घूंट भर कर रह गई थीं। लेकिन फिलहाल उस वक्त तो उन्हें अपने पति की परवाह थी जो जेल में बंद थे। उन्होंने उस वक्त उस बच्ची पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसे नौकरों के हवाले कर दिया। कुछ महीनों के बाद कमलेश जी छूटकर घर आ गए थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले उस बच्ची के बारे में पूछा था और जब वो बच्ची उनके सामने आई तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो मासूम सी कांच जैसी आंखों वाली लड़की उन्हें बहुत प्यारी लगी थी और उसी दिन उन्होंने उसका नाम नयनतारा रख दिया था। कनिका जी का अपना पति के लिए उस लड़की का इतना प्यार देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने चुप साध ली थी। और फिर तब से ही नयनतारा इसी घर में पलने बढ़ने लगी थी। उस घर में कनिका जी की उसे नफरत देखने को मिली थी, लेकिन कमलेश राणा का स्नेह भी उसे ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी रहता था। कमलेश जी उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे। उसका एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। जब तक कमलेश राणा जिंदा रहे उसे किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। उसकी सारी ज़रूरतें, उसके बाहर के सारे काम पूरे हो जाते थे। लेकिन 6 महीने पहले ही कमलेश राणा हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे थे। वो न जाने कब से सोचों में गुम थी कि कनिका जी की एक बार फिर गुस्से से दहाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपने कमरे में जाओ, फौरन कपड़े बदल कर आओ और खाना गर्म करो, मेरे बच्चे को भूख लगी होगी। कनिका जी ने इस कदर तेजी से चीखते हुए कहा कि वो अपनी जगह से उछल पड़ी थी। आज पहली बार अनुज खामोशी से अपनी माँ का ये रवैया नयनतारा के साथ देख रहा था। नयनतारा जिस तरह डर से सहमी हुई खड़ी थी, जब वो 8 साल पहले इस घर से गया था तब भी घर का माहौल ऐसा ही था। कनिका जी बात बात पर नयनतारा को डांटती रहती थीं, उसे बातें सुनाती रहती। उस वक्त तो अनुज को भी नयनतारा की ही गलती लगती थी, मगर आज इतने सालों के बाद भी कनिका जी का वही रवैया नयनतारा के साथ नहीं बदला था। मामा, इस बेचारी का क्या कसूर है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और ये तो देखें कि वो भी तो बारिश में भीग कर आई है ना। अनुज ने नरम अंदाज में माँ को समझाने की कोशिश की। अरे बस रहने दो, तुम्हें ज़्यादा इस लड़की की तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते इस लड़की की वजह से अभी तक तुम्हारे पापा को अदालतों के और पुलिस के चक्कर काटने पड़े थे। 6 महीने जेल में रहकर भी आए थे इस लड़की की वजह से। उन्होंने सारी गलती नयनतारा के ऊपर थोप दी थी और अपने पति की इतनी बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज कर बैठी थी। जबकि अनुज ने गहरी ठंडी सांस भरी थी। आज जाने क्यों उसका दिल नयनतारा के लिए धड़क उठा था। कुछ देर बाद वो निखरी हुई वापस लॉन्ज में आई थी। उसके गीले बाल उसके कमर पर बिखरे हुए थे। अनुज भी कपड़े बदलकर वापस लॉन्ज में आ बैठा था। उसने गहरी निगाहों से नयनतारा की तरफ देखा था। वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। अनुज बेटा आ जाओ, खाना खा लो। देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनवाया है। कनिका जी ने नरम अंदाज में अनुज को बुलाया था। अनुज अपनी जगह से उठा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा था, जबकि नयनतारा खामोशी से सबके सामने प्लेटें रख रही थी और फिर वापस पलटने लगी। तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, अनुज ने नरम अंदाज में कहा था, जबकि कनिका जी ने चौंक कर बेटे की तरफ देखा था। आज उन्हें अपने बेटे की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। और फिर उन्होंने नयनतारा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक अलग ही गुलाबीपन छाया हुआ था। कनिका जी का माथा ठनक गया। उन्होंने मुश्किल से अपने लाडले बेटे की निगाहों का रुख देखा था, जो उस लड़की की तरफ ही देख रहा था जिससे वो सख्त नफरत करती थी। जबकि नयनतारा खामोशी से टेबल पर बैठ गई थी और चुपचाप अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। लेकिन कनिका जी की घूरती निगाहों से वो बुरी तरह परेशान हो रही थी। उसने मुश्किल से थोड़ा सा ही खाना खाया और उठ गई। इस बार अनुज ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, बस एक नज़र उस पर डालकर अपने खाने की प्लेट पर झुक गया था।
कनिका जी अपने कमरे में बैठी गहरी सोचों में गुम थीं। उनकी नज़रें सामने की दीवार पर लगी हुई थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही खालीपन था। वो कल रात अपने बेटे की निगाहों से बुरी तरह डर गई थीं। उन्होंने अपने बेटे के जज्बातों को पढ़ लिया था। उन्होंने इसी डर की वजह से सारी जिंदगी अपने बेटे के दिल में इस लड़की के लिए नफरत के बीज बोए थे। क्योंकि नयनतारा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। कांच जैसी सुनहरी आंखें, दूधिया मक्खन जैसा नरम नाजुक बदन, सुनहरे लंबे घने बाल और उसके ऐसी खूबसूरत नैन नक्श कि उसे देखकर दोबारा पलटकर देखने का मन होता था। जिस लड़की को बचपन से उन्होंने बोझ की तरह अपने सीने पर महसूस किया था, उसे अब हमेशा के लिए अपने सर पर सवार करना उनके लिए बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर था। मगर आज उन्हें लग रहा था कि उनके बोए गए बीज मजबूत पेड़ नहीं बन सके थे, जो उन्होंने बचपन से ही अनुज के दिल में नफरत के बीज बो दिए थे। अनुज उनका इकलौता बेटा था और वो उसकी रग रग से अच्छी तरह परिचित थीं। और वो इस बात से भी भली भांति परिचित थीं कि वो अपनी जिद पर आ जाए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उन्हें जल्दी ही नयनतारा के बारे में कोई फैसला लेना था और वो फैसला ले चुकी थीं। वो नयनतारा को इस घर से जल्द विदा करना चाहती थीं। ये सोचते ही उन्होंने फौरन अपना मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल पर सरला का नंबर ढूंढा था। पहली ही घंटी पर कॉल उठा ली गई थी। सरला, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कल मेरे घर आ जाओ, कनिका जी ने मुस्कुराते हुए कहा था और फ़ोन रख दिया। उनके दिल से भारी बोझ सरकने लगा था। सरला कनिका जी की दोस्त थीं और वो उनके पुराने मोहल्ले में रहती थीं। अगले दिन ही सरला कनिका जी के घर आ धमकी थी। नयनतारा ने ही दरवाज़ा खोला था और फिर सरला जी को कनिका जी के पास लॉन्ज में ले आई थी। नयनतारा, तुम जाकर चाय बनाओ और रात के लिए खाना भी तैयार कर लेना, कनिका जी ने ठंडे अंदाज में नयनतारा को हुक्म देते हुए कहा था। कनिका, यार ये कितनी बड़ी हो गई है और क्या रंग रूप निकाला है इसने। मैंने जब इसे देखा था तो छोटी सी थी और आज तो इतनी बड़ी हो गई है। सरला हैरानी से कनिका को देखते हुए बोल रही थी। कनिका जी ने ठंडी सांस भरी। सरला, मैंने तुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया है कि मैं अब इस लड़की की शादी करके इससे फ्री होना चाहती हूँ। शादी? लेकिन इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, कद काठी निकाल ली है, जवान भी हो गई है, लेकिन अभी तो सिर्फ शायद 19-20 साल की हुई होगी। हाँ तो 19-20 साल कम नहीं होते सरला। मुझे तो लगता है 2 साल पहले ही इसे घर से चलता कर देती। बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे नयनतारा के लिए कुछ रिश्ते दिखा दो। मैं बस अब जल्द से जल्द इसे घर से निकालना चाहती हूँ, कनिका जी ने बेजार अंदाज में कहा था। कनिका, तुझे इधर उधर रिश्ते देखने की क्या ज़रूरत है? अरे इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम और ऊपर से तेरे इशारों पर नाचने वाली लड़की तुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सरला की बातें सुनकर कनिका जी के चेहरे का रंग बदला था। सरला, कहना क्या चाहती हो? जानते बूझते भी उन्होंने जैसे नासमझी का इजहार किया। अरे इसमें ना समझने वाली क्या बात है? देख, तेरा भी बेटा जवान है, कल को तो उसकी शादी करेगी तो इसी लड़की से कर दे। जिंदगी भर तेरे पैर धो धो कर पिएगी, उफ तक नहीं करेगी, जैसे रखेगी वैसे रहेगी। वरना आजकल की लड़कियों को तो तू जानती है, आते ही अपना राज चलाना शुरू कर देती हैं, जबकि बेटे को भी लेकर उसके माँ बाप से अलग हो जाती हैं। तेरा तो इकलौता बेटा है, पूरी जिंदगी अकेलेपन की मार सहती रहेगी। इससे अच्छा है कि इसी लड़की को बहू बना ले। सरला जी ने कनिका जी को मशवरा दिया और सरला का ये मशवरा सुनकर कनिका जी के माथे के बल गहरे हुए। उन्होंने गुस्से से सरला को देखा था। सरला, मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया है तो बेहतर है तो उसी पर ध्यान दे। मुझे ज़्यादा मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस लड़की को हरगिज भी अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। मैं तो अपने इकलौते बेटे के लिए किसी अमीर घराने की लड़की लेकर आऊंगी। अरे वो तो मैं इस लड़की को इस आश्रय पर अपने घर पर रख चुकी थी कि हो सकता है एक न एक दिन इसके घर वाले से लेकर चले जाएंगे, लेकिन जैसे वो लोग भी इस लड़की से जान छूटने पर खुश थे। आज तक इस लड़की को इसके घर वाले लेने नहीं आए। पता नहीं इसके माँ बाप कैसे थे। भला दुनिया में कोई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपना कोई रिश्तेदार ना हो? गंदे कैरेक्टर के होंगे सब घर वालों ने रिश्ते नाते तोड़ दिए होंगे और ये गंदगी का ढेर मेरे घर आकर रहने लगा। और तू कहती है कि मैं इस गंदगी के ढेर को परमानेंट अपने घर पर रख लूं? ऐसा तो मुमकिन नहीं। इस लड़की से शादी करके भला मेरे बेटे को क्या मिलेगा? और वैसे भी मैं इस लड़की से कभी भी अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी, कनिका जी ने गुस्से भरे अंदाज में कहा था। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि उन्हें सरला जी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बस तुम जल्द से जल्द इसके लिए कोई रिश्ता लेकर आओ।
मैं इसकी शादी करके इसे इस घर से विदा करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए कोई चांद से दुल्हन लाऊंगी। वो और उसके बाद मैं अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी। कनिका जी ने अनुज के जिक्र पर मुस्कुराते हुए कहा था। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही नयन तारा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आती हूँ। सरला जी की बातें सुनकर कनिका जी ने ठंडी सांस भरी थी, जबकि दरवाजे के पार खड़ी नयन तारा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो चाय की ट्रे लिए खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसने आंसुओं पर काबू पाया था और चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई और फिर खामोशी से पलट गई थी। नयन तारा को देखकर दोनों खामोश हो गई थीं। नयन तारा का दिल हजार टुकड़ों में बट गया था। वो अपने आंसू पीती हुई पलट गई थी। वो सीधी अपने कमरे में आई थी और बेड पर आकर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं उसका ये नादान सा दिल हमेशा से ही अनुज राणा के लिए क्यों मचलने लगा था। कब से उसे अनुज राणा अच्छा लगने लगा था उसे नहीं पता। वो जब 12 साल की हुई थी तभी अनुज यहाँ से पढ़ाई के इरादे से बाहर चला गया था और तब उसे अनुज की कमी महसूस हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वो अनुज के बिना बिल्कुल अधूरी है। उसे अनुज की बहुत याद आती थी। वो चुपके चुपके अनुज के कमरे में जाती और चुपके से उसकी तस्वीर से दिल बहलाती थी। कभी उससे बातें करती, कभी कभी कनिका जी उसे अनुज के कमरे में देख लेती तो वो सफाई करने का बहाना कर देती। और जब पूरे 8 साल के बाद वो लौट कर आया था तो जैसे उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसने तड़प कर अनुज को कितनी ही देर तक देखा था, उससे नजरें नहीं हटा पाई थी। उसके तड़पते बेचैन दिल को जैसे सुकून मिला था। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। पहले क्लीन शेव था लेकिन अब हल्की शेव और घनी घनी मूछों में बेहद खूबसूरत लग रहा था, जबकि अनुज उसकी नज़रों से लापरवाह अपनी माँ के पास बैठा बातें कर रहा था। कनिका जी की आवाज़ लगाने पर वो चौंकी थी और किचन में चली आई। वो तो उससे 12 साल की उम्र से ही मोहब्बत कर रही थी, मगर वो ये भी जानती थी कि अनुज ठाकुर उसकी किस्मत में नहीं लिखा है। वो अपने दिल को समझाती थी, मगर आज तो उसे यकीन हो गया था कि वो वाकई अनुज ठाकुर की किस्मत में नहीं थी। वो कितनी ही देर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही और फिर अपनी किस्मत पर समझौता कर बैठी, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि उसके लिए अनुज की मोहब्बत हासिल करना नामुमकिन है। वो गहरी सांसें भरने लगी। उसकी आंखों के साथ उसका दिल भी जल रहा था। उसे यकीन था कि अनुज ठाकुर उससे मोहब्बत नहीं करता तो वो किसके बलबूते पर अपनी मोहब्बत के लिए खड़ी होती। उसने अपनी एक तरफा मोहब्बत को अपने दिल में दफना दिया था। वो अनुज के सामने अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांग सकती थी। नयन तारा लॉन में झूले पर बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। कनिका जी ने उससे कहा था कि वो आज शाम तैयार रहे, उसे देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। नयन तारा ने उनकी बातें सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया था, मगर उसका दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था कि तभी अनुज अपने ऑफिस से घर वापस लौटा था। वो थका हारा सा अपने कमरे में जा रहा था जब उसकी नज़र लॉन में खामोश बैठी नयन तारा पर पड़ी थी। दूर कहीं आसमान पर सूरज डूब रहा था। सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था। अनुज अपने सीने पर हाथ बांधे नयन तारा के सामने आकर खड़ा हुआ। किसी की आहट को अपने करीब महसूस करके नयन तारा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। सूरज की आखिरी किरणों से उसकी आंखें एकदम से चौंधी आ गई थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनुज ने संजीदगी से सवाल किया था और नयन तारा के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था। सूरज की किरणें उसकी पीठ से होकर वापस पलट रही थीं। अनुज राणा की सुनहरी आंखें और भी जगमगाने लगी थीं, जबकि नयन तारा को अपना दिल उसके कदमों में गिरता हुआ महसूस हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ भूल कर अनुज के सीने से लगकर रोए, उसे कह दे कि वो उसके बिना जी नहीं सकती, वो उसे अपना ले, मगर वो खुद पर बर्दाश्त किए बैठी रही। उसे खामोश देखकर अनुज ने दोबारा पूछा था, जवाब क्यों नहीं देती? इस बार उसका अंदाज थोड़ा उखड़ा हुआ सा था, जबकि उसके उखड़े अंदाज पर नयन तारा सटपटाकर अपनी जगह से उठी थी। मैं बस ऐसे ही बैठी थी, नयन तारा ने घबराकर जवाब दिया था। अनुज ने उसे गहरी नज़रों से देखा था। नयन तारा की लाल सोजी आंखें उसकी निगाहों से छुपी न रह सकीं। नयन तारा ने अपनी नज़रें चुराई थीं। वो अनुज के सामने झूठ बोलना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। तुम रो रही थी? अनुज ने पूछा। नहीं, मैं रो नहीं रही थी, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, नयन तारा ने बड़बड़ाते हुए कहा था। अनुज की निगाहें उसके चेहरे पर शायद कुछ तलाश कर रही थी। नयन तारा उसके बराबर से गुजरकर खामोशी से अंदर चली गई। अनुज खामोशी से उसे जाता देखता रहा। उसे नयन तारा का रवैया कुछ समझ नहीं आया।
वो जाने क्यों से दूर दूर रहती थी। उसमें कुछ गलती अनुज की भी थी। वो अपनी माँ की बातों में आकर इस लड़की को गलत समझ रहा था, मगर अब उसने खुद गौर किया तो उसे नयनतारा की गलती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो उसे बेहद मासूम सी लगी थी, जो उसकी माँ का हर हुक्म सर झुकाकर मान लेती थी। अनुज कुछ देर आराम करने के इरादे से अपने कमरे में चला आया था और नयनतारा अपने कमरे में आकर बेड पर बैठकर आंसू बहाती रही और फिर आंसू पोंछते हुए उठकर बाथरूम में चली गई। अब जब कनिका जी ने कहा था तो तैयार तो होना ही था, वरना उनकी डांट का सामना करना पड़ता। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक सूट निकाला, लंबे बालों को चोटी में बांधकर कमर पर डाला और अपने होठों पर हल्के से गुलाबी रंग का लिप ग्लॉस लगाया था और गले में नेट का दुपट्टा डाले आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में नमी उभरी हुई थी। उसका दिल डूब सा गया था, मगर खुद पर बर्दाश्त के पहरे बिठाए थे। वो इस सादा से रूप में भी बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसने अपना ये रूप तो किसी और के लिए संभाल कर रखा था, लेकिन अब मजबूरन उसे किसी और के लिए सजना पड़ रहा था। नयनतारा सर झुकाए मेहमानों के सामने बैठी हुई थी। कनिका जी उसके बराबर में बैठी हुई थी और उसे देखने के लिए लड़के की माँ, बहनें और लड़का खुद मौजूद था, बल्कि उसे लड़का न कहकर आदमी कहना ज़्यादा सही होता। उसकी निगाहें लगातार नयनतारा पर टिकी हुई थीं। उस आदमी को कमरे में बैठी औरतों का भी कोई ख्याल नहीं था। नयनतारा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। मेरे बेटे की हमारे ही मोहल्ले में जूतों की दुकान है, बहुत अच्छा कमाता है मेरा बेटा। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं तो मेरे बेटे के लिए किसी चांद जैसी लड़की की तलाश में थी, मगर आज तक मुझे अपने बेटे के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। मेरा इकलौता बेटा है, लड़के की माँ ने कोई तीसरा रसगुल्ला अपने मुंह में ठूंसते हुए कहा था, जबकि नयनतारा का दिल डूब सा गया था। कनिका जी मीठी जबान से उन लोगों की हाँ में हाँ मिला रही थी। उस आदमी की उम्र लगभग 40 से 42 साल थी और वो अपने अधेड़ उम्र बेटे के लिए 19 साल की लड़की का रिश्ता लेकर आई थी, और कनिका जी को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। अभी मेहमानों से बातें चली रही थी, तभी अनुज अपनी माँ के कमरे में आया था। शायद उनसे कोई बात करना चाहता था, लेकिन कनिका जी अपने कमरे में नहीं थी, तो वो उन्हें ढूंढता हुआ ड्राइंग रूम में आया। मगर अंदर का मंजर देखकर वो पल भर को चौंका था। सामने बैठी 2-3 औरतें जो भद्दे से मेकअप में अपनी औकात बता रही थीं, गहनों से लदी चटक भटक कपड़े पहने, सामने टेबल पर रखे नाश्ते से पूरा पूरा इंसाफ कर रही थीं। और नयनतारा के सामने बैठा वो आदमी लगातार नयनतारा को घूरे जा रहा था। ये सब देखकर अनुज को हैरत का एक तेज झटका लगा था। उसके घर ऐसे लोग कभी नहीं आते थे, लेकिन आज जब ये लोग उसके घर में आए थे तो आखिर क्यों आए थे, क्या कर रहे थे? सबसे बढ़कर उसे जो बात चुभी थी वो ये थी कि वो आदमी लगातार नयनतारा को घूरे जा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई थी। उसके दिल पर एक चोट सी लगी थी। वो तुरंत बढ़कर कनिका जी के सामने गया था। ये सब क्या हो रहा है? अनुज ने अपनी माँ को देखते हुए नासमझी से सवाल किया था, जबकि कनिका जी बेटे को देखकर एकदम से हड़बड़ाई थीं। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अनुज कमरे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो आराम करने के इरादे से लेटा हुआ था और जब वो सोता था तो 3-4 घंटे से पहले नहीं उठता था। लेकिन आज वो जल्दी उठ गया था। उठ ही नहीं गया था बल्कि बाहर भी आ गया था। अब उसे कुछ ना कुछ तो जवाब देना ही था। कनिका जी कहने लगी, बेटा ये लोग नयनतारा के रिश्ते के लिए आए हैं। उन्होंने ये बात थोड़े धीमे अंदाज में कही थी, मगर अनुज के वहाँ आने से थोड़ा परेशान भी थी। मेहमानों की नज़र भी अनुज राणा पर जम गई थी। अनुज राणा की पर्सनालिटी से वहाँ बैठे सब लोग इम्प्रेस नजर आ रहे थे। सब लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। खासकर लड़के की बहन तो कुछ ज़्यादा ही अनुज को घूर घूर कर देख रही थी। ये मेरा बेटा है अनुज राणा। कनिका जी ने बेटे का इंट्रोडक्शन भी उन लोगों से करवाया था, जबकि अनुज अब एक सिंगल सोफे पर बैठकर लड़के की तरफ देखने लगा। और फिर जो बोला था, ऐसा लगा कि उसने कोई अनोखी बात कह दी हो। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनुज ने कहा था, हमें ये रिश्ता नहीं करना, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन नाश्ते पर कोई पाबंदी नहीं, आप आराम से नाश्ता करके ही जाइएगा, लेकिन रिश्ते का ख्याल दिल में मत लाना। अनुज ने बेहद ठंडे अंदाज में कहा था और गहरी नज़रों से सर झुकाए बैठी नयनतारा की तरफ देखा था। नयनतारा ने उसकी बात सुनकर एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। उन दोनों की निगाहें कुछ पल के लिए टकराई थीं। कनिका जी अचानक ही अपनी जगह से खड़ी हुईं। क्या कह रहे हो? कनिका जी ने गुस्से से बेटे की ओर देखकर पूछा। मामा, आप इस अधेड़ उम्र इंसान से
नयनतारा का रिश्ता करेंगी? आपने इन दोनों की उम्र का फर्क देखा है? 20 साल, या फिर शायद उससे भी ज्यादा बड़ा होगा ये नयनतारा से। अनुज राणा ने खुद पर मुश्किल से कंट्रोल करते हुए कहा था। अनुज, तुम अपने कमरे में जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कनिका जी ने गुस्से से उसे वहां से निकालना चाहा। आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से, ये रिश्ता नहीं हो सकता, अनुज ने फैसले भरे अंदाज में कहा था। रिश्ते के लिए आए लोग काफी गुस्से में आ गए थे और गुस्से से खड़े हुए। आप हमें बुलाने से पहले अपने बेटे से पूछ लेती, वो गुस्से से खड़े होते हुए बोले थे, कि आपकी नाक के नीचे इस घर में क्या हो रहा है? लड़के की मां ने हाथ नचाते हुए कहा। कनिका जी ने गुस्से से अनुज को देखा। ऐसी बात नहीं है बहन जी, मैं अपने बेटे की तरफ से आप लोगों से माफी मांगती हूँ, कनिका जी ने बौखलाते अंदाज में जवाब दिया। नहीं बहन, इतनी बेइज्जती काफी है। आप पहले अपने घर के मामले समझ लें। आपका बेटा तो इस लड़की की शादी नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी आंखों में जो कुछ है वो मुझे नजर आ रहा है। और आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? लड़के की मां बेहद बदतमीजी से बोली थी। कनिका जी उन्हें रोकती रह गई, मगर उन लोगों ने कनिका जी की एक नहीं सुनी और वो लोग वहां से उठकर चले गए। नयनतारा और कनिका जी हैरान और बेयकीन से अनुज की ओर देख रही थीं। दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अनुज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतना अच्छा रिश्ता मिला था नयनतारा के लिए और तुमने उन लोगों को घर से निकाल दिया। मैं पूछती हूँ, तुमने क्या सोचकर ये सब किया? घर आए मेहमानों के साथ क्या कोई इस तरह सलूक करता है? कनिका जी गुस्से से भरी बैठी थीं और उन्होंने सारा गुस्सा अनुज पर उतार दिया। अनुज ने बर्दाश्त करते हुए माँ की ओर देखा। मामा, आपको इस रिश्ते में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही क्या? वो आदमी नयनतारा से दुगनी उम्र का है। आप कैसे कैसे इंसान के साथ नयनतारा की शादी कर सकती हैं? अनुज ने साफ शब्दों में कहा। नयनतारा की आंखें हैरत से फैली। कनिका जी ने पहले तो खा जाने वाली नजरों से नयनतारा को घूरा था। तुम्हें क्यों इस रिश्ते पर ऐतराज हो रहा है? ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं नयनतारा की शादी जिससे भी करूं, तुम्हें उससे क्या मतलब? कनिका जी ने अनुज की बात सुनते हुए गुस्से से कहा। मुझे ऐतराज है मामा, क्योंकि मैं नयनतारा को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप ऐसे ही नयनतारा के हाथ किसी भी राह चलते आदमी को नहीं दे सकती। अनुज ने आज अपनी माँ के सामने खड़े होकर नयनतारा के लिए अपनी पसंद का इजहार किया था और अनुज की बात सुनकर कनिका जी के सर पर आसमान गिर पड़ा। उन्होंने बेयकीन नजरों से अनुज की ओर देखा था। जिस बात से वो डरती थीं, आज वही बात हकीकत का रूप धरे उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अनुज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? कनिका जी गुस्से के मारे आपे से बाहर होते हुए चिल्लाई थीं। अनुज ने गहरी सांस भरी। मामा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, अनुज ने थकी थकी नजरों से अपनी माँ को देखकर कहा था। कनिका जी एक झटके से नयनतारा की ओर मुड़ी और बेहद गुस्से से उसे देखने लगी और आगे बढ़कर उसका बाजू बुरी तरह पकड़कर मरोड़ दिया। नयनतारा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली थी। बता, तूने कब मेरे बेटे पर डोरे डाले और उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, और मुझे पता तक नहीं चला कि तू मेरी नाक के नीचे अपने हुस्न का जादू मेरे बेटे पर चलाती रही। कनिका जी बुरी तरह चिल्ला रही थी, जबकि उनके इस कदर इल्जामों पर नयनतारा की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये सच था कि वो अनुज से मोहब्बत करती थी, मगर उसे अनुज से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अनुज भी उससे मोहब्बत करता है। और आज अनुज के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनकर वो सच में पत्थर की तरह जम सी गई थी। मम्मा, छोड़े इसे। क्या कर रही हैं? इस समय इसकी कोई गलती नहीं है, इसे तो पता भी नहीं किसी बात के बारे में, अनुज ने नयनतारा का बाजू कनिका जी के हाथ से छुड़वाते हुए कहा था, जबकि नयनतारा फौरन ही अपनी जगह से 2 कदम पीछे हटी थी। वरना कनिका जी का भरोसा नहीं था, वो आज उसका गला ही दबा देती। जैसी माँ वैसी बेटी। इसकी माँ ने भी इसी तरह घर से भागकर शादी की थी। इसके सारे रिश्तेदारों ने इसकी माँ को, इसके बाप तक को भी त्याग दिया था। तभी तो आज तक इसका कोई रिश्तेदार नहीं आया इसे लेने, और आज ये भी वही कर रही है जो इसकी माँ ने किया था। गलती मेरी ही थी जो मैंने इस लड़की को इस घर में रहने की जगह दी। मुझे क्या मालूम था ये मुझे ही डस लेगी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस लड़की के लिए मेरे सामने आकर खड़े हो जाओगे तो बचपन में ही मैं इसका गला दबाकर इसकी जान ले लेती। कनिका जी पागलपन के अंदाज में चीख रही थी और नयनतारा डरी सहमी सी खड़ी थी। कनिका जी की बातें सुनकर उसका दिल चाहा जमीन फटे और उसमें समा जाए। अनुज की मोहब्बत ने उसे इज्जत और मान नहीं दिया था, बल्कि उसे उसी की नज़रों में गिरा दिया था।
वो बचपन से ही अपनी माँ के लिए ऐसे ताने सुनती आ रही थी और आज उन तानों पर पक्की मोहर लग चुकी थी। वो तुरंत इस मोहब्बत से पीछे हट गई, मगर अनुज राणा अपनी मोहब्बत से पीछे हटने वालों में से हरगिज नहीं था। हमेशा अपनी माँ के नाम का ताना सुनकर नयनतारा का दिल खून के आंसू रोता था और आज तो उसी की वजह से उसकी माँ को बुरा भला कहा जा रहा था। वो माँ जो कई सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। प्लीज आंटी जी, मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें मत बोलिए। जबकि कनिका जी गुस्से से तनफनाती हुई अपने कमरे में चली गई थी। अनुज नयनतारा के करीब बढ़ा था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो पीछे हटती हुई आंसू भरी निगाह उस पर डालते अपने कमरे में भाग गई और अफसोस से गहरी सांस लेता अनुज भी अपने कमरे में आ गया था। नयनतारा लाल सूजी आंखों के साथ कनिका जी के सामने खड़ी थी। वो फैसला कर चुकी थी अब अपनी मरी हुई माँ को बुरा भला नहीं बोलने देगी और इस बात का अब सिर्फ एक ही हल था कि नयनतारा उस इंसान से शादी कर ले जो उसे देखने के लिए आया था। इसीलिए रात भर जागने के बाद वो कनिका जी के सामने सर झुकाए खड़ी थी। कनिका जी ने कांटदार नजरों से उसकी तरफ देखा था, मगर मुंह से कुछ भी नहीं बोली थी। कल जो मेरे लिए रिश्ता आया था, आप उन लोगों को हाँ कह दें और कल उनके साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, नयनतारा ने सर झुकाते हुए कहा। कनिका जी ने पहली बार आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काने के बाद मेरे सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो, और वैसे भी ये तुम्हारा गलत ख्याल है कि मैं अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से करूंगी, कनिका जी ने उसे जलील करते हुए कहा था। नयनतारा खामोशी से सर झुका गई। उसे जिंदगी भर की जिल्लत से ही तो बचना था, इसीलिए उसने ये फैसला लिया था। कनिका जी ने उसी वक्त लड़के वालों से फ़ोन करके माफ़ी मांगी थी और उन्हें इसी हफ्ते शादी की तारीख दे दी। साथ ही उन्हें यह भी लालच दिया कि अगर वो लोग इस रिश्ते पर राजी हो जाएं तो वो नयनतारा को पूरे 10 लाख देंगे। और वो लड़के वाले तो पहले ही लालची लोग थे, कैसे ना इस रिश्ते के लिए राजी होते। उनकी आंखों के सामने 10 लाख रुपये घूमने लगे। वो फौरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और इस हफ्ते ही दोनों की शादी तय कर दी गई। अनुज को इस सब की कोई खबर नहीं थी और ना ही कनिका जी ने उसे बताना जरूरी समझा था। वो बस खामोशी से नयनतारा को विदा करने की तैयारी करने लगी। उन्होंने ये बात जानबूझकर अनुज से छुपा ली थी। उस दिन नयनतारा किचन में काम कर रही थी जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो किचन के दरवाजे पर अनुज खड़ा आराम से सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। नयनतारा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसने अचानक ही अपने दिल पर हाथ रखा। न जाने क्यों अनुज की मौजूदगी से उसके माथे पर पसीना आ गया था। अनुज धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया। अनुज को अभी तक पता नहीं था कि नयनतारा की उसी लड़के से शादी हो रही है और वो भी इसी हफ्ते विदा होकर इस घर से चली जाएगी। अनुज ने आगे बढ़कर नयनतारा का हाथ थाम लिया, जबकि नयनतारा एकदम घबराकर किचन के दरवाजे की ओर देखने लगी। कनिका जी ये सब देख न लें, वरना कयामत आ जाती। नयनतारा ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा लीं। वो अनुज को अपनी आंखों में और अपने दिल में झांकने की इजाज़त देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने अनुज को अपने दिल में झांकने की इजाज़त दे दी तो एक बार फिर से उसकी माँ के किरदार पर कीचड़ उछाला जाएगा। और नयनतारा को ये मंजूर नहीं था। जब जब उसकी मरी हुई माँ की बात आती उसका दिल खून के आंसू रोता था। प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत करें, आप जो चाहती हैं वो कभी नहीं होगा, नयनतारा ने रोते हुए अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर अनुज कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल धड़कना रुक सा गया। उसे लगा उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। उसने नयनतारा की आंखों में देखा था। उसे देखकर कैसे खुशी से चमकने लगती थीं। ये सब उसका वहम तो नहीं हो सकता था। नैनी, ये तुम क्या कह रही हो? अनुज ने बेयकीन शब्दों में पूछा था। आज उसने पहली बार पूरा नाम लेने की बजाय उसे नैनी बोला था और आज उसके मुंह से नैनी सुनकर नयनतारा की आंखों में आंसू आ गए थे। बचपन में जब वो पहली बार इस घर में आई थी उस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी और अनुज राणा उस वक्त 12 साल का। जब उसके पापा ने उसका नाम नयनतारा रखा था तो अनुज इतना लंबा नाम नहीं लेता था और वो उसे निकनेम से बुलाया करता था, नैनी। और तब से ही नयनतारा को अपना ये निकनेम बहुत प्यारा लगने लगा था। लेकिन जब अनुज वहां से चला गया था तब किसी ने उसे नैनी नहीं बुलाया था, सब उसे नयनतारा ही बुलाते थे। आज इतने सालों के बाद अनुज के मुंह से वही नाम सुनकर उसकी आंखों में नमी चमक आई थी, लेकिन उसने पलकें झपकाते हुए अपनी नमी को छुपाया था। खामोश क्यों हो नैनी? मेरी तरफ देखो। क्या तुम कह रही हो वो सच है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती?
या फिर मेरे कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। मैं सही कह रही हूँ। आप मुझसे शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझसे दूर रहा करें। नयनतारा ने उसकी पकड़ से धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा था और अपने आंसू छुपाने के लिए अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। अनुज हैरान रह गया। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अनुज को तो यकीन ही नहीं आया था। नयनतारा ने अपने आंसुओं को अपने गले में उतारा और फिर अनुज की आंखों में झांक कर देखा। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। आपके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है और आपके लिए भी यही भलाई है कि आप मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दें। नयनतारा ने मजबूत शब्दों में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा और वहां से चली गई, जबकि अनुज हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। उसे नयनतारा से इस कदर सफाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो इस कदर उसके मुंह पर मना कर देगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। मगर वो तो उससे मोहब्बत करता था ना। नयनतारा उसका दिल तो रख ही सकती थी कि वो तो उसका दिल अपने कदमों तले रौंद कर चली गई थी। शादी का दिन भी आ पहुंचा था। नयनतारा दुल्हन बनी ड्राइंग रूम में बैठी थी। कुछ ही देर में पंडित जी भी आने वाले थे और कनिका जी बेसब्री से उन लोगों का इंतजार कर रही थी। घर पर ही बाहर हॉल में उनकी शादी का थोड़ा सा इंतजाम किया गया था और जल्द से जल्द उसकी विदाई कर देनी थी। नयनतारा एक नज़र उठाकर अपने सामने बैठे उस आदमी को देखने लगती है जिससे अनुज ने शादी करने से इनकार किया था। मगर नयनतारा ने इस मामले में अपने दिल की नहीं सुनी थी और आज वो अपनी दुगनी उम्र के आदमी से शादी करने जा रही थी, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब वो और अपनी माँ के बारे में गलत नहीं सुन सकती थी। कुछ ही देर में पंडित जी भी आ गए थे और बाहर शादी की तैयारियां करने लगे, जबकि अनुज तो अपने ऑफिस में बैठा था। उसको तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके पीठ पीछे उसके घर में क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों अचानक ही उसका दिल बेचैन होने लगा था, जैसे उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ हो। उसने परेशान होकर कनिका जी को कॉल करनी चाहिए, मगर उस वक्त वो शादी की तैयारियों में बिजी थीं, इसलिए उसकी कॉल नहीं उठा पाई। अब तो उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसने नयनतारा के नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसका दिल और भी बुरी तरह बेचैन हुआ। तो अनुज बिना कुछ सोचे समझे ऑफिस से उठा और सीधा घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दिल इस कदर बेचैन क्यों है। बस उसे इस बात का अंदाजा था कि कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, घर में चहल पहल देखकर वो बुरी तरह हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया इतने मेहमान उसके घर में क्यों जमा हैं। वो नासमझी से आगे बढ़ा, मगर सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह दंग रह गया। नयनतारा लाल रंग के जोड़े में सजी दुल्हन बनी बैठी थी। उसके बराबर में वही अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। पंडित जी शादी की रस्में कर रहे थे। ये शादी नहीं हो सकती। अनुज राणा की गरजदार आवाज पूरे लॉन में गूंजी थी। नयनतारा ने झटके से सर उठाया और कनिका जी तो हक्का बक्का रह गईं। वो सोच भी नहीं सकती थी अनुज एकदम से आ जाएगा और शादी को रोक देगा। अनुज, ये शादी नहीं रुक सकती, तो बेहतर है तुम खामोशी से यहाँ से चले जाओ। नयनतारा को घर से विदा होने दो, कनिका जी ने धीमे मगर सख्त अंदाज में कहा। नयनतारा तो एकदम पत्थर बन चुकी थी। आप मेरी माँ हैं, आपको इस बात का ख्याल नहीं कि मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन रही हैं आप? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करें। मैं नैनी के बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। क्या आपको अपने बेटे की मौत मंजूर है? इस लड़की के लिए आपके दिल में जो नफरत है उसे निकाल दें, क्योंकि जिस वजह से आप इससे नफरत करती हैं वो वजह बेबुनियाद है, बल्कि आप अपनी जगह गलत हैं। हम इसके गुनहगार हैं। आप इस बात को मान क्यों नहीं लेती? इसके माँ बाप इसके साथ नहीं तो इसकी वजह पापा हैं। पापा ने अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लिया। इस लड़की के सर पर हाथ रखकर, इसे घर देकर, इसका ख्याल रखकर, इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखकर। लेकिन आप क्यों गुनहगार बन रही हैं? भूल जाएं सब कुछ, छोड़ दें इस मासूम पर जुल्म करना। अनुज ने होंठ भींचते हुए ठंडे अंदाज में कहा और फिर मेहमानों की तरफ मुड़ा। मैं पहले भी आप लोगों को इस घर से निकाल चुका हूँ, अब दोबारा निकाल रहा हूँ। आप लोग अपने ये मेहमान और अपनी ये सो कॉल्ड बारात लेकर वापस जाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनुज ने गुस्से से पागल होते हुए कहा और उसके इस कदर गुस्से को देखकर वो लोग वापस चले गए। मगर जाते जाते कनिका जी को 4 बातें सुनाना नहीं भूले थे। कनिका जी ने गुस्से से घूरकर बेटे की ओर देखा, जो उनकी एक बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू करें। शादी जरूर होगी और अभी इसी वक्त होगी, अनुज ने नयनतारा के बराबर में बैठते हुए कहा था।
जबकि नयनतारा बेयकीन सी उसे देखने लगी। अनुज के चेहरे पर इस वक्त पथरीले हाव भाव थे। नयनतारा को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में दोनों की शादी हो गई और कनिका जी किलसती रह गई थीं। उन्होंने इस लड़की को अनुज से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई थीं। अनुज राणा और नयनतारा का साथ जिंदगी भर का लिखा था। नयनतारा गुमसुम सी बैठी थी। उसके सोचने समझने की सारी सुध-बुध खो चुकी थी। अनुज ने मुस्कुराकर नयनतारा की तरफ देखा, मगर वो तो मुस्कुरा भी न सकी। उसकी नजरें कनिका जी के गुस्से से भरे चेहरे पर जमी थीं। उसका दिल किसी पत्ते की तरह कांप रहा था। अब उसे सारी जिंदगी ही अपनी माँ के नाम के ताने सुनने पड़ेंगे। उन दोनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन अभी भी दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। नयनतारा अपने कमरे में अलग ही रहती थी और अनुज ने भी उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए नहीं कहा था। पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था और नयनतारा उसके सामने नहीं आई थी। हालांकि अनुज के बेचैन नजरें उसे ढूंढा करती थीं और उसके न दिखने पर गहरी सांस लेकर रह जाता। उस दिन जब वो ऑफिस से आया तो उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। आज ऑफिस से आने में उसे लेट हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज चुके थे। अपनी माँ को फ़ोन करके वो पहले ही बता चुका था कि आज वो आने में लेट हो जाएगा, मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खा कर आऊँगा। और अब जब वो ऑफिस से घर आया तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। सोचा नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ, शायद सर दर्द कुछ कम हो जाए। लेकिन नहाने के बाद भी सर दर्द कम नहीं हुआ था। यूं ही लोअर और तौलिया गले में डाले वो किचन की तरफ बढ़ा था, 1 कप कॉफ़ी बनाने के इरादे से। लेकिन किचन की जलती लाइट देखकर चौंक गया था। अंदर दाखिल हुआ तो नयनतारा किचन में खड़ी अपने लिए चाय बना रही थी। कितने दिनों के बाद उसे आज नयनतारा दिखाई दी थी। किसी की मौजूदगी का एहसास नयनतारा के दिल को बुरी तरह धड़का गया था। उसने अचानक पलटकर देखा तो वो तौलिया गले में डाले गीले बालों के साथ उसे ही देख रहा था। आप इस वक्त किचन में? वो जो इतने दिनों से उससे छुपती फिर रही थी, आज अचानक वो सामने आ ही गया था। वो धीरे से चलता हुआ उसके करीब आया था। हाँ, सर दर्द हो रहा था, 1 कप कॉफ़ी बनाने के इरादे से आया था। अब तुम किचन में हो तो तुम ही बना दो। वो आंखों में ढेर सारा प्यार समेटे उसे देख रहा था, जबकि नयनतारा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन उसके सरदर्द की बात सुनकर वो चौंकी भी थी। सरदर्द ज़्यादा तो नहीं हो रहा? अगर ज़्यादा हो रहा हो तो कोई पेन किलर खा लीजिए, उसने चिंतित अंदाज में कहा था। मेरे हर दर्द की दवा तो तुम हो नैनी, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथ नयनतारा के कंधों पर टिकाते हुए उसे थोड़ा सा अपने करीब किया था, जबकि नयनतारा का दिल जोरों से उछल पड़ा था। आप प्लीज़ दूर रहें मुझसे, आंटी जी ने देख लिया तो। जबकि उसका ये डर देखकर अनुज हंस पड़ा था। अब भी मम्मी से डरती हो? अब तो तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो यार। वो धीरे से उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला था। आपको कॉफ़ी पीना है ना? मैं आपके लिए अभी कॉफ़ी बनाती हूँ। आप प्लीज़ कमरे में जाइए, मैं वहीं लेकर आ जाऊँगी। कॉफ़ी पीने का इरादा तो था, लेकिन अब उस कॉफ़ी की जगह कुछ और पीने का मन कर रहा है। अगर तुम इजाज़त दो तो। वो बहकने लगा था। उसके नरम गुलाबी होंठों को फोकस करते हुए वो मदहोश अंदाज में बोला था। जी, क्या पीना है? मैं तो चाय बना रही थी, आपके लिए भी बना दूँ? नहीं, कॉफ़ी चाय नहीं, तुम्हारे लबों का जाम पीना चाहता हूँ। वो उसके लबों को अपने अंगूठे से धीरे से छूता हुआ बोला था, जबकि उसकी इस खुली खुली बात पर नयनतारा का दिल उछलकर उसके हलक में आया था। मैंने सुना है पति पत्नी एक दूसरे के लिए हर दर्द की दवा होते हैं, तो तुम भी मेरे दर्द की दवा बन जाओ। उसकी गर्दन पर अपना सर टिकाते हुए बोला था। उसका मदहोश अंदाज, उसके छलकते जज्बात नयनतारा को शर्माने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन कनिका जी का डर भी उसके दिल में समाया हुआ था। उसे यूं डरता देखकर अनुज थोड़ा सा पीछे हुआ था। अच्छा ठीक है, चलो 1 कप चाय बना दो, इस कदर डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अंदर से अनुज का दिल टूट गया था। उसकी बीबी उसके साथ एक ही घर में रह रही थी, लेकिन उसके करीब नहीं थी। चाय बनाकर कमरे में ले आना, तब तक मैं एक पेन किलर खा लेता हूँ, सर दर्द कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो चुपचाप किचन से निकलता चला गया था, जबकि उसके शब्दों की मायूसी पर नयनतारा का दिल कट कर रह गया था। वो उसके जज्बातों को समझ सकती थी, लेकिन अपने अंदर के डर का क्या करती। वो भीगी आंखों के साथ चाय बनाने लगी। दिल के अंदर एक जंग सी छिड़ी हुई थी। वो इस इंसान को दुखी कर रही थी जो उसके लिए सबके सामने डटकर खड़ा हो गया था।
भरी महफिल में उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसे उस अधेड़ उम्र के आदमी से बचाया था। हर बार अपनी माँ के सामने उसके लिए डटकर खड़ा हो जाता था। क्या उसे दुख देकर वो पाप की भागीदार नहीं बन रही थी? उसके अंदर एक जंग सी चल रही थी। कुछ ख्याल आते ही उसने फौरन चूल्हा बंद किया था और बिना चाय लिए अनुज के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कुछ पल के लिए उसका दिल घबराया जरूर था, लेकिन हिम्मत करके वो अंदर दाखिल हो गई। अनुज बेड पर लेटा एक हाथ से अपना माथा मसल रहा था। आंखें बंद थीं। चाय यहीं टेबल पर रख दो और हाँ, जाते हुए दरवाज़ा बंद करती जाना। अगले ही पल अनुज को अपने माथे पर किसी की नरम उंगलियों का एहसास हुआ तो उसने झट से आंखें खोल दीं। चाय तो सिर्फ बहाना है दर्द भगाने का। असली दर्द की दवा तो पति पत्नी ही की एक दूसरे के लिए संगत होती है अनुज। वो धीरे धीरे नरम उंगलियों से उसके सर को सहला रही थी और उसके सर का दर्द जादुई तौर पर कम होने लगा था। ये पल, ये एहसास कि नयनतारा उसके इतने करीब थी और उसके दिल में एक सुकून सा उतरता चला गया था। उसने आगे बढ़कर अपना सर उसकी गोद में रख दिया और नयनतारा बड़े प्यार से उसके सर को दबाने लगी। काफ़ी देर के बाद उसे सुकून मिल चुका था और उसे सोता जानकर जब वो उठने लगी तो अनुज उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। मत जाओ नैनी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो सीधा उसके पहलू में जाकर गिरी थी। दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब था। गर्म सांसों की तपिश दोनों ही अपने अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। ये बड़ा ही नाजुक सा पल था और इस नाजुक पल में दोनों बहकने लगे थे। नयनतारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ये रजामंदी देखकर अनुज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके होठों को अपने होठों में पकड़ लिया। वो कतरा कतरा उन नरम होठों का जाम पीता खुद को सुकून पहुंचा रहा था। नयनतारा ने भी हर डर को अपने दिल से निकाल कर खुद को उसके हवाले कर दिया था। नयनतारा को अपनी पीठ पर उसके हाथ सरकते हुए महसूस हो रहे थे और जब अनुज के हाथों ने उसके ब्लाउज की डोरियों को खोला तो उसने मदहोश होते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसके ब्लाउज को अलग करता वो उसकी नरम धड़कनों में अपना चेहरा छुपा गया था। आज कितने दिनों के बाद अनुज के दिल को ये सुकून मिला था। वो धीरे धीरे उस सुकून में डूबने लगा था। नयनतारा की मदहोश सिसकियाँ उसे और भी मदहोश कर रही थीं। उस रात दोनों ही इस मिलन की घड़ी में पूरी तरह डूब चुके थे और अब सुकून से वो उसकी बाहों में सो रही थी। अनुज ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने और भी करीब खींच लिया था। सुबह की रोशनी कमरे में हल्की हल्की फैलने लगी थी, लेकिन वो दोनों हर चीज़ से बेखबर एक दूसरे में लिपटे एक दूसरे के सीने से लगे कंबल में दुबके लेटे थे। सिर्फ दोनों के सर नजर आ रहे थे। नयनतारा का सर अनुज के कंधे पर रखा हुआ था और अनुज का एक हाथ नयनतारा के कंधे पर था कि तभी अचानक दरवाज़ा खोलकर कनिका जी अंदर दाखिल हुई थीं। रात को जब नयनतारा कमरे में आई थी तो वो दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की संगत में इस कदर खो गए थे कि उन्हें दरवाजे का होश ही नहीं था। और अब जब कनिका जी अंदर दाखिल हुई और अपने बेटे की बाहों में नयनतारा को देखा तो गुस्से और शर्म के मारे उन्होंने अपना रुख फेर लिया था और गुस्से के मारे पैर पटकते हुए वो कमरे से बाहर चली गई थीं। उन्होंने तो प्लान बनाया था कि नयनतारा को अपने बेटे से जितना हो सकेगा दूर रखेंगी और एक दिन कुछ ऐसा प्लान बनाएंगी कि उसे उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देंगी। लेकिन इससे पहले ही दोनों का मिलन हो चुका था और ये बात कनिका जी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुमने एक रात के लिए मेरे बेटे की संगत तो पाली है, लेकिन अब मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। अगले ही दिन उन्होंने नयनतारा को मारने का पूरा प्लान बना लिया था। बिजली की कटी तार उन्होंने बाथरूम में फैला दी और स्विच बोर्ड ऑन कर दिया। इससे पहले कि नयनतारा नहाने के लिए बाथरूम में जाती कि तभी उसे नौकरानी के जोर से चीखने की आवाज़ आई थी। वो फौरन तौलिया वापस फेंककर कनिका जी के कमरे में भागी थी, जहाँ जाकर उसे पता चला कि कनिका जी की हालत अचानक से ख़राब होने लगी थी। सब कुछ भूलकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर पता चला कि उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ है। ये भगवान की तरफ से बेआवाज़ लाठी थी। वो मासूम नयनतारा की जान लेना चाहती थीं, लेकिन भगवान ने उन्हीं से उनका सब कुछ छीन लिया था। वो पैरालाइज हो गई थीं। अब तो ना वो बोल सकती थीं और ना ही चलने फिरने के लायक बची थीं। हाँ, डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि शायद कभी फ्यूचर में ही ठीक हो सकती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनके ठीक होने के कोई चांस नहीं थे। अनुज और नयनतारा उन्हें घर ले आए थे। उस कटे तार पर नौकरानी की नज़र पड़ गई थी और उस वायर को वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन नयनतारा हैरान थी कि आखिर
ये वायर बाथरूम में आई कैसे। लेकिन फिर कनिका जी की बीमारी को देखते हुए उसने सब कुछ भुला दिया था और उनकी सेवा में जी जान से लग गई। अनुज की मोहब्बत में वो सब कुछ भूल गई थी। अनुज उससे बहुत प्यार करता था। पूरा दिन भले वो कनिका जी की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन रात को जब अनुज ऑफिस से आता तो उसे एक पल के लिए खुद से दूर नहीं होने देता था। जब तक वो रात को उसे अपनी बाहों में लेकर नहीं सोता, उसे नींद नहीं आती थी। रात के लिए अनुज ने अपनी माँ के लिए एक नौकरानी का इंतजाम कर दिया था। उस रात वो थकी थकी सी कमरे में आई तो अनुज ने खींचकर उसे बाहों में भर लिया। हर किसी का ख्याल है, अपने मासूम पति का भी ख्याल कर लिया करो। वो उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला। उसके बालों की खुशबू को महसूस करने लगा। अपने होठों से उसके नरम वजूद को छूता हुआ वो अपने बेचैन दिल को सुकून दे रहा था। नयनतारा भी तो कब से कनिका जी के चक्कर में घन चक्कर उलझी हुई थी। आज वो भी अनुज की बाहों में सुकून पाना चाहती थी। अपने नरम होठ उसने अनुज की गालों पर रख दिए थे। तुम्हारा ख्याल तो हर वक्त रहता है अनुज। तुम्हारा ख्याल जिस दिन इस दिल से जुदा हुआ, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उसकी बात पर अनुज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मरने की बातें मत किया करो, जान निकल जाती है मेरी। वो उसे करीब खींचता हुआ उसकी सांसों को अपनी सांसों से उलझाने लगा। होठों से होता हुआ वो बेचैन होकर कभी गर्दन तो कभी उसके गालों को छू रहा था, और फिर बड़ी ही बेताबी से वो उसके पूरे वजूद पर बादल बनकर छाया था। कितना सुकून था अनुज की संगत में, वो ये बता नहीं सकती थी। पूरे दिन की थकान सब कुछ उसकी बाहों में आकर भूल जाती थी। उस दिन नयनतारा किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब उसे अनुज की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। लॉन्ज में खेलते 3 साल के 2 जुड़वा बच्चे अपने पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनते ही बाहर की ओर भागे थे। नयनतारा भी हाथ साफ करते हुए बाहर आई। अनुज ने मुस्कुराकर उसे गले से लगाया और फिर वो कनिका जी के कमरे की ओर बढ़ा था। कनिका जी बेड पर लेटी थीं। उन्होंने गर्दन मोड़कर अनुज की ओर देखा। इतने सालों में कनिका जी की हालत पर बस ये असर हुआ था कि वो अपना एक हाथ और एक पैर अच्छे से हिलाने लगी थीं, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां भी धीरे धीरे हिलने लगी थीं। लेकिन अब भी वो कुछ बोल नहीं सकती थीं। मगर नयनतारा ने उनकी सेवा बेटियों से बढ़कर की थी। आज कनिका जी कुछ बोल नहीं सकती थीं, मगर रोज ही दिल में वो नयनतारा से माफ़ी ज़रूर मांगती थीं, और नयनतारा ने भी न जाने कब का उन्हें माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।